जिंदगी की कहानी, जिनका फसाना उन्हीं की जुबानी, जिंदगी की हकीकत। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल यादव आपका अपना शो ज़िंदगी की हकीकत में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि हर रविवार हमारा जो ये एपिसोड है वो ब्रॉडकास्ट हो रहा है द एके फिल्म्स यूट्यूब चैनल से। हर एपिसोड में हमारे साथ एक नए नए मेहमान जुड़ते रहते हैं। तो आइए मैं आपको ले चलता हूँ आज की कहानी मधु शर्मा गौतम की ज़ुबानी। नमस्कार मैम, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। मैं आपके बारे में ऑडियंस को बताने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप हमारे जो दर्शक हैं उनको 2 लाइनें आप सुनाएं। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज मैं राग पटदीप पर आधारित मीराबाई का भजन आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरे तो गिरिधर गोपाल, मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरों न कोई, दूसरों न कोई, साधो सकल लोक जोई, मेरे तो गिरिधर गोपाल, मेरे तो गिरिधर गोपाल। मैम, जो हमारे दर्शक हैं उनको अपने जीवन के बारे में बताएं कि आज जिस मुकाम पे हो वहाँ पहुँचने में कितनी कठिनाइयाँ आईं और उसका कैसे सामना किया। यहाँ तक पहुँचना बिल्कुल भी आसान नहीं था, मैं कहूँगी, क्योंकि मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से नाता रखती हूँ। मेरे पिताजी और माताजी दोनों ही पढ़े लिखे नहीं हैं, पर उनका एक सपना था कि हमारे बच्चे हाई स्टडीज़ करें और आगे तक जाएं। तो हम 3 भाई बहन हैं। हम तीनों ने ही काफ़ी हद तक मेरे माता पिता का सपना पूरा किया है। मेरे जो बड़े भाई हैं सुनील प्रसाद जी, वो सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। उनकी भी एक अलग कहानी है कि वो किस तरह से वहाँ तक पहुँचे हैं, बहुत मेहनत के साथ। और जिस तरह से हमारे घर का एक माहौल रहा, मैंने बहुत मेहनत की यहाँ तक आने के लिए। मेरी छोटी बहन वो गवर्नमेंट स्कूल में इंग्लिश की टीचर हैं, उत्तराखंड से हैं मेरी सिस्टर। तो हम तीनों ने एक बहुत नीचे के लेवल से, जो कहते हैं एक ये लेवल तक आना, उसकी बजाय हमने सीधे जंप किया है। और बहुत बहुत जो मैं कह रही हूँ, बहुत मेहनत की इस यहाँ तक आने के लिए। जैसे मैंने कहा कि मेरे माता पिता दोनों पढ़े लिखे नहीं थे, बट मुझे लगता है कि वो कई पढ़े लिखे लोगों से भी ज़्यादा उनकी आगे की सोच थी। जैसे हरियाणा सरकार में है बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, वो आज के समय में जो हुआ है, ये आज से 1980 में का मेरा जन्म है। मेरे माता पिता की सोच देखिए कि 1980 में जब उनके घर में बेटी पैदा हुई तो उनकी ये सोच थी कि ये जो, मैं गांव की बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, तो गांव में माहौल नहीं होता इतना लड़कियों को पढ़ाने का। अब देखिए, तो वो उन्होंने वहाँ से उठा करके सीधे उत्तराखंड के गढ़वाल के एक गांव से उठा करके पूरी फैमिली को ही हरियाणा में शिफ्ट किया कि मेरे बच्चे पढ़ें। तो हम तीनों भाई बहन की हम लोग जन्म हमारा गांव का है, गांव का भी कहेंगे, घर में ही हम इस तरह के माहौल से हैं कि हमारा घर में ही जन्म हुआ है। उसके बाद आप देखिए हम सीधे शहर में पहुंचे हैं और हमने अपने माता पिता के सपने को साकार करने में हम तीनों ने बहुत मेहनत की है। और बाकी जो बड़ों का आशीर्वाद होता है और माँ सरस्वती का आशीर्वाद रहना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं है तो आप नहीं कहीं पहुंच सकते हैं। तो मैम, जैसे अभी आपने कहा कि मैं एक गांव से बिलोंग कर रहा हूँ, उत्तराखंड से, तो वहाँ पे जो गर्ल्स, जो लड़कियाँ होती हैं, उनको पढ़ने भी नहीं दिया जाता जी। और उसके बावजूद आपने सिंगिंग में, ये तो एक बड़ी बात है, वो तो पढ़ा ले वही बड़ी बात है। यहाँ आप कहते हैं ना, पहले ज़माने में क्या था, गाने का ना बड़ा बुरा समझते थे, डांस और गाना। उसके बावजूद आपने मतलब वोकल, एक संगीत को ही क्यों चुना?
ये शायद कहीं ना कहीं हमारे जीन्स में था। गाने का प्रोफेशन नहीं था, पर जैसे मुझे मेरे पिताजी बताते हैं, जो मेरे दादाजी थे वो बांसुरी बहुत अच्छी बजाया करते थे, तो मेरा गाना सुर में था। उसके बाद मेरी जो छोटी बहन है वो भी बहुत सुरीला गाती हैं। इवन मैं कहूँगी मेरे जो चाचा जी हैं उनकी बेटी वो पटियाला में हैं, वो भी बहुत अच्छा गाती हैं। तो शायद ये हमें हमारे जीन्स में मिला है, जो गाने का गला मिला है। क्योंकि मेरी मम्मी मुझे बताते हैं कि जब मैं छोटी थी, बहुत छोटी थी, तो पायल पहन के सारा दिन घर में केवल गाना और नाचते रहना इधर उधर, तो वो उनको तब कहीं लगता था कि ये इसका एक रुझान है, जो कहते पूत के पाँव पालने में नज़र आ जाते हैं। तो वो उनको पहले लगा कि हाँ इसका म्यूज़िक में रुझान है। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि पेरेंट्स हम जगाधरी शिफ्ट हो गए, तो वहाँ पर एक हम BBMB कॉलोनी में रहते थे, मेरे फादर की जॉब थी वहाँ पर। तो वहाँ एक मंदिर था कॉलोनी का। वहाँ पे अब मैं बहुत छोटी थी, 4th क्लास तक हम लोग वहाँ रहे। तो जो वहाँ पे पुजारी जी थे, अब तो बहुत छोटे होने की वजह से मुझे एग्जैक्टली उनकी अब शक्ल भी याद नहीं है, पर मैं उनके लिए अभी भी मेरे मन में बहुत रिस्पेक्ट है। जो पहला बीज जो गाने का था वो उन्होंने बोया कि जब सभी बच्चे इधर उधर ग्राउंड में खेलते थे, तो मैं और मेरी सिस्टर, वो पंडित जी हम उनको बोलते थे, तो पंडित जी के पास जाते थे। तो पंडित जी भी बहुत अच्छा गाते थे और ढोलक बजाते थे, तो उनसे भजन सीखते थे हम। उसके बाद वहाँ पर किसी के घर में कीर्तन होता था, तो मेरी मम्मी के लिए इनविटेशन आए ना आए, मैं और मेरी सिस्टर हम स्टार्स थे अपनी कॉलोनी के, कि बहुत छोटे, आप देखिए 4th 3rd का बच्चा छोटा सा, तो मैं उनको देख के पंडित जी को वो ढोलक बजा के साथ साथ भजन एक से एक गाना, और मेरी सिस्टर हम दोनों गाते थे। बहुत छोटे छोटे थे उस टाइम। तो वहाँ से एक लगाव शुरू हुआ। फिर हम कुरुक्षेत्र आ गए। कुरुक्षेत्र में हमारी मैम थे, स्कूल में मैं स्कूलिंग हुई मेरी, तो 6th क्लास में एक मेरी मैम थे, मंजीत मैम, म्यूज़िक के मैम थे। उन्होंने बहुत प्रोत्साहित किया, तो मैंने म्यूज़िक ही लिया क्योंकि मुझे गाने का शौक़ था। तो वहाँ से फिर स्कूल्स के जैसे कॉम्पिटिशन्स होते थे, तो गाना सीखना, तो वहाँ से शुरू किया। 10th तक स्कूल में रही मैं। +1 में आकर के बिल्कुल मेरे मम्मी डैडी को समझ में आ गया था कि ये बच्चा म्यूज़िक ही करना चाहता है। उससे पहले मेरे ब्रदर ने मुझे बोला कि कॉमर्स लो, क्योंकि हमारे घर में पढ़ाई का भी बहुत माहौल रहा है। पढ़ाई और गाना दोनों साथ साथ चलाए हमने। तो ब्रदर ने कहा कि मैं CA कर रहा हूँ, तो क्यों ना आप लॉ कर लो। तो लॉ करो और साथ में कंपनी सेक्रेटरी कि ये आप रखिए, और कॉमर्स अडॉप्ट किया मैंने स्कूल में। +1 में ट्रायल क्लासेस चल रही थी उस टाइम, और हमारे टाइम में कॉलेज का हमारा लास्ट बैच था +1 +2 का, उसके बाद कॉलेजेस में बंद हो गई थी। तो 15 दिन शायद मैंने कॉमर्स की क्लासेस लगाई, पर वही जो भाग्य आपका है वो आपको उसी तरफ लेकर जाता है। हमारी प्लानिंग कुछ और होती है। तो वो जब 15 दिन पढ़ना शुरू किया, बहुत इंटेलिजेंट रही हूँ मैं, मतलब पढ़ने में अच्छी थी मैं, पर मुझे पता नहीं, वो समझ नहीं आता था जब ब्रदर समझाता था ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, ये इधर क्यों डाल दिया वो, और उसको छोड़ करके अपना गाने की तरफ रियाज़ करना। तो सबसे पहले मेरे ब्रदर ने रियलाइज़ किया ये कि मधु, जो मुझे लगता है कि आप बने ही म्यूज़िक के लिए हो, तो इसमें ही आपको जाना चाहिए कि जहाँ आपकी एक्सीलेंस जाएगी। फिर जब वही जो भाग्य अगर आपका अच्छा है, और माँ सरस्वती ने आपको, माँ भगवती ने आपके भाग्य में लिख दिया है कि आपको म्यूज़िक अडॉप्ट करना है, आपको प्रदान कर दिया है, आशीर्वाद दे दिया है, तो फिर आपको आगे आगे जो भी मिलते हैं, सपोर्ट करने वाले मिलते चले जाते हैं जब आपका ऊपर वाला साथ होता है। तो सबसे पहले मैंने कहा ना, कमलेश कौशल मैम फिर मुझे मिले। उसके बाद जब मैं कॉलेज में आई तो म्यूज़िक के हमारे मैम थे, और सूरज प्रकाश जी, दयानंद महिला महाविद्यालय कुरुक्षेत्र से मैंने अपनी BA कंप्लीट की है। +1 से BA तक 5 साल में मैम के पास रही। उन्होंने भी, दोनों ने मतलब मुझे बहुत पॉलिश किया। जब उन्होंने एक बच्चे का टैलेंट देखा तो हर तरह से मुझे बहुत बकअप किया। सूरज भैया है, सूरज पाल जी, उनको सूरज भैया ही कहती हूँ मैं, उन्हें राखी भी बांधती हूँ। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। मैम ने भी अपने लेवल पे बहुत सपोर्ट किया। कॉलेज के बाद मुझे बुला करके सिखाना,
और सूरज भैया ने तो बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब जो मैं कहूँगी कि अगर प्रोफेशनल में लेके आना तो वो मैं सूरज भैया की वजह से ही मैं आई हूँ। क्योंकि मुझे ये याद पड़ता है जब +1 से मैंने शुरू किया तो मैं अपनी क्लासमेट्स में सबसे छोटी उम्र में छोटी थी, 1 साल बड़ी थी मेरी फ्रेंड्स। जैसे 80 का मेरा बर्थ था, 78 की थी मेरी फ्रेंड सारी, तो मैं छोटी थी। मैंने यूथ फेस्ट में पार्टिसिपेट किया। मैम ने, कमलेश मैम ने बताया ऐसे होता है, क्लासिकल गाना होता है। अच्छा, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि क्लासिकल कैसे गाते हैं, क्या परफॉर्म करना होता है। तो उन्होंने, मैम ने ही मार्गदर्शन किया, उन्होंने सिखाना शुरू किया और मैम सिखाते थे। उसके बाद सूरज भैया, शाम तक हम लोग कॉलेज में भैया बैठे रहते थे, मुझे प्रैक्टिस करवाते थे। और उसमें मुझे नहीं लगता उनका कोई स्वार्थ था, क्योंकि अब मैं जब एक टीचर हूँ तो मुझे भी ऐसा लगता है कि कोई एक बच्चा दिखता है कि हमें लगता है कि हम इसको सपोर्ट करें तो ये आगे बढ़ सकता है। शायद उनकी भी यही सोच रही होगी। तो सबसे पहले जो आशीर्वाद है मेरे को उन दोनों का रहा है कि उन्होंने सपोर्ट किया मुझे, उन्होंने सिखाया। सूरज भैया ने बहुत प्रैक्टिस करवाई मुझे। साथ ही मैंने SP सिंह जो आजकल बैंकॉक में हैं, वो भी म्यूज़िक डायरेक्टर हैं अब, उनसे भी मैंने बहुत सीखा, उनके पास सीखती थी मैं। और सचिन शर्मा जी, उनसे सीखा, और वो आजकल कनाडा में हैं। तो मतलब मुझे कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मिलता चला गया जो बहुत पॉजिटिव रहे, जिन्होंने बहुत सपोर्ट की। जैसे मैं सूरज भैया का तो मैं ये कहूँगी कि अगर मुझे सुबह प्रैक्टिस कॉलेज जाना है जल्दी, तो वो मुझे घर से आके लेके भी जाते थे। रात को लेट हो जाए तो मम्मी से डांट भी वो खा लेते थे, मेरी मम्मी से। और साथ ही जो मेरा ब्रदर, मैंने कहा है, जहाँ यूथ फेस्ट होता था तो भैया ज़रूर जाते थे, मेरे भैया सुनील जो मैंने बताया। मतलब बहुत सपोर्ट, उन्होंने एक पैशन जो जगाया वो सबसे पहले मेरे भाई ने जगाया मेरे अंदर कि करना है। वो आज भी मुझे बोलते हैं बहुत ज़्यादा। उसके बाद सूरज भैया ने बहुत सपोर्ट किया, SP भैया ने बहुत सिखाया मुझे, कमलेश मैम ने बहुत सिखाया मुझे। फिर एट लास्ट वो सीढ़ी थी जहाँ तक मेरा सपना था पहुँचना, वहाँ पे भी सूरज भैया का ही सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, या उनकी वजह से ही मेरे गुरुजी सुरेश गोपाल श्रीखंडे जी, उन्होंने मुझे वहाँ तक पहुँचाया, सुरेश गोपाल श्रीखंडे जी तक। सूरज भैया ने मुझे वहाँ लेकर गए कि सर ये मेरी छोटी बहन है, आप इसको सिखाइए। तो वहाँ तक का सफ़र मेरा ये रहा कि बहुत मेहनत करके वहाँ तक पहुँचे। यूथ फेस्ट में भी जब पार्टिसिपेट करते थे, जैसे मैंने अभी मैं बता रही थी कि मैं +1 में थी, बहुत छोटी थी, 15 साल की। और हमारा कुरुक्षेत्र जोन में उस समय, आज के टाइम में इंटर जोनल में UTD ऐड होती है, बट हमारे समय में UTD हमारे जोनल में ही होती थी। तो आप देखिए, एक 15 साल के 11वीं क्लास के बच्चे का कंपटीशन सीधे MA से। तो मैं, जो मुझे आज तक नहीं भूलता है वो ये है कि जिनको मैं अपना मतलब आइडियल मान के चलती हूँ, SP भैया का मैंने नाम लिया, जो मेरा बहुत पहला वेरी फर्स्ट कंपटीशन था वो उन्हीं के साथ था। तो मैं अब सोचती हूँ, एक छोटी सी बच्ची, मुझे नहीं पता था ज़्यादा कि कैसे गाते हैं, क्या है। मुझे मैम ने जैसे बताया कि बेटा ऐसे गाना है, और शास्त्रीय संगीत एक बहुत अथाह सागर है। तो बस मुझे ये था कि मुझे 9.5 मिनट परफॉर्म करना है, जब फर्स्ट टाइम मैंने परफॉर्म किया स्टेज पे। अब मुझे हंसी आती है वो सोच करके कि मैंने ऐसा भी किया हुआ है स्टेज पर। तो मैं स्टेज पे पहुंची, पहले तो मैं डर गई इतने बड़े बड़े लोगों को। जब मैं वहाँ स्टेज के पास पहुंची तो वो SP भैया ही परफॉर्म कर रहे थे, एंड ही वॉज अ सिख। तो वो बहुत मैच्योर लग रहे थे और मैं बहुत छोटी सी थी, वो हाइट वाइज बहुत बड़े से। तो मैं पहले ये डर गई कि इनके साथ मेरा कंपटीशन है, ये तो मेरे टीचर ही लग रहे हैं मुझे देखने में। फिर भी चलो, मैंने गई स्टेज पे, बड़ा मैम ने और सूरज भैया ने बूस्ट किया मुझे और स्टेज पे चढ़ाया। तो मैंने जब गाना शुरू किया, पूरा गा दिया। उसके बाद हमारे, जब हम क्लासिकल गाते हैं तो उसमें होता है, पहले बड़ा ख्याल गाया है, फिर छोटा ख्याल गाते हैं, छोटे ख्याल के बाद आप तराना गाते हैं, फिर तिहाई लगा के समाप्त करते हैं। मैंने गाना शुरू किया, पूरा गा दिया। लास्ट में जा कर के शायद मेरी स्पीड ज़्यादा रह गई तो वो कम हो गया, टाइम मेरा पूरा नहीं हो पाया। 7 से 10 होना चाहिए था, तो शायद मैंने 6.5 मिनट में ख़त्म कर दिया। जजेस बहुत खुश थे
कि छोटा सा बच्चा है और अच्छा गा रहा है। तो अब मुझे हंसी आ रही है वही सोच के कि मैंने क्या किया। अब अगर कोई सुनेगा तो मैम ने मुझे इशारा किया कि सम अप कर दो, कोई बात नहीं। तो मुझे लगा मैम बोल रहे हैं कि अभी आगे गाओ। तो मैं तिहाई गा चुकी थी और मैंने उसके बाद फिर से गाना शुरू कर दिया। जजेस थे वो हंस रहे थे मुझे, और वो बड़ा ही एक वात्सल्य भरा उनका जजेस का एप्रिसिएशन था जो मुझ तक पहुंच रहा था वहाँ पर। जब मैंने फिर से गाना शुरू कर दिया तो ये बहुत ही गलत चीज़ है कि आप तिहाई लगा चुके हैं, उसके बाद आपकी समाप्ति है और आप जाइए, ये था। मैंने फिर से गाना शुरू कर दिया और मैम ने फिर इशारा किया कि ये क्या किया। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैंने अपना तानपुरा उठाया और मैं स्टेज से आ गई। उठ के मैं चल पड़ी। सूरज भैया बेचारे स्टेज पर रह गए, उन्होंने अपने आप जो भी किया मुझे याद नहीं है। मतलब मेरा ये रहा स्टेज परफॉर्मेंस। बाद में मुझे जजेस ने अप्रिशिएट किया। कैलाश वर्मा जी जो डायरेक्टर रहे हैं आकाशवाणी के रोहतक के, वो मेरी पहली जजमेंट पे वो थे। तो उन्होंने बहुत प्यार दिया, उन्होंने बुलाया और उन्होंने मैम को भी कहा कि ये बच्चा अच्छा है बहुत और आप इसको तैयारी करवाइए। कि हमने अपनी फाइल्स खोल ली थी, अगर ये टाइम पूरा करती तो आज हम इसको सेकंड दे रहे थे। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद मतलब फिर इस तरह से चलता चला गया। बीए फर्स्ट ईयर में मैं जो चाहती थी वो मैंने अचीव किया। मेरा फर्स्ट रिकमेंड मेरा बीए फर्स्ट ईयर में मैंने लिया और यूटीडी के साथ हमारा जैसे एमए के स्टूडेंट्स उनके साथ मेरा कंपटीशंस रहते थे मेरे। तो वहाँ से ये करते करते और कभी मैम जैसे कंपटीशन, जैसे आप कह रहे हो कि आप स्टार्टिंग बचपन से करते हैं, तो थोड़ा सा क्या होता है ना, जब हम थोड़े और मैच्योर से होते हैं मन में आ जाता है कि मैं ना प्राइज़ जीत के ही आऊँगी। बट कभी क्या होता है हम जीत नहीं पाते तो हम उदास। ऐसा कुछ माहौल, कभी ऐसा पल आया आपकी लाइफ में कि बस ये था कि मैं जीत के आऊँगा या मतलब जीत के आऊँगी, लेकिन वो होता नहीं है? तो बहुत बार वो किस्सा आप बताएं, क्योंकि हमारे साथ जो ज़्यादातर जुड़े हो हम जो स्टूडेंट हैं, जो +2 10th वाले हैं, बीए के भी हैं, तो वो मैं भी हूँ। अगर मैं भी सोचता हूँ ना तो मैं जीत के आऊँगा, बट बाद में होता है तो वो जो जीत वाली खुशी होती है ना, अगर वो नहीं मिलती ना तो एकदम ही बैठ जाता है बंदा। तो ऐसा फिर आपने अपने आप को कैसे ये मैं स्टेज से ज़्यादा तो मैं पहले ये बताना चाहूँगी कि जब आप बिल्कुल नेगेटिव थॉट्स में होते हैं फिर आप उससे उभर के आए ना। तो मैंने जैसे बताया कि सुरेश गोपाल श्रीखंडे जी के पास मैं सीखने पहुंची और 17 जुलाई को गुरु पूर्णिमा थी तो गंडा बंधन किया गुरुजी के पास जाके, और 18 तारीख को हमारा एमए का एंट्रेंस था डिपार्टमेंट ऑफ म्यूज़िक कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। तो सर से सीखना शुरू किया और बहुत मतलब हाई जो आप बोलते हैं ना भाई, बहुत अपने आप को सोच के कि आप सोचिए कि आप एक कॉलेज से जा रहे हैं और आपको बेस्ट सिंगर के लगातार अवार्ड्स मिल रहे हैं और आप अकेले ही एकमात्र सिंगर हैं और आपको सब अप्रिशिएट कर रहे हैं। मतलब स्टार टाइप एक फीलिंग थी। तो एमए में जब पहुँचे वो बिल्कुल स्टार टाइप फीलिंग कुछ दिन में वो नीचे आ गई थी। वो समझ में आ गया कि जहाँ अब आप पहुँचे हो वहाँ आप अकेले नहीं हो, वहाँ आपके जैसे अलग अलग कॉलेजेस से और लोग भी हैं। तो सबसे पहले तो वो एक स्टार फीलिंग नीचे चली गई। और जैसे मैंने कहा कि क्लासिकल गाते थे तो मैम जितना बताते थे तो वो जितना समझ में आता था रटा रटाया उतना, बस रियाज़ बहुत करती थी कि रात को 3:30 बजे उठ के 4 बजे रियाज़ करना शुरू किया। मैम मुझे पंडित भीमसेन जोशी को सुनने के लिए कैसेट्स देते थे, उनको सुनना, उनको सुनते रहना। तो वो थोड़ा सा वॉइस कल्चर मेरा अच्छा हो गया था। वॉइस कल्चर अच्छा था बट जो समझ वो अभी वो डेवलप नहीं थी। गुरुजी से सीखना शुरू किया। जब शुरू किया तो पता चला कि जो हम गा रहे थे और जो एक्चुअल में है उसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कि जो मैम ने कह दिया वही नहीं गाना होता है, अपने आप क्रिएट करना होता है। तो वो कैसे क्रिएट करना है, सर के पास सीखना शुरू किया। तो उनका स्टाइल ऐसा था सर का कि अकेले ही हम लोग सीखते थे, सीना बसीना जिसको हम कहते हैं। तो जब सीखना शुरू किया सर जैसे मैं खुश होती थी कि आज मैंने बहुत अच्छा रियाज़ किया है, सुबह 4 बजे उठी थी और आज मैं बहुत अच्छा गाऊंगी, तो सर कहेंगे वाह वाह कितना अच्छा गाया। पर उनका नहीं था ये चीज़। सर क्या करते थे, सर ने आलाप जब शुरू करने
एक के बाद दूसरा तीसरा, मतलब आप सर आलाप लेते थे, हम सर के पीछे मैंने गाया, फिर सर ने गाया, फिर सर के पीछे मैंने गाया। तो सर जब देखते थे कि हाँ अच्छा गा रही है, तो सर अपने आलाप को धीरे धीरे वो डिफ़िकल्ट करना शुरू कर देते थे। एट लास्ट जाके जब एक स्टेज ऐसी आती थी कि मेरा मुंह नीचे होता था, समझ नहीं आया, गाना नहीं गाया जा रहा है, वो वहाँ तक पहुँच जाते थे। तो एक बार हुआ, 2 बार हुआ, मैं चुप हो जाती थी। तो सर बहुत नाराज़ हो गए, उन्होंने सूरज भैया को भी बुलाया, श्रीखंडे मैम को बोला, अपनी वाइफ को, वो भी मैम हमारे डिपार्टमेंट में ही थे, कि मैं नहीं सिखाऊंगा इसको। आप सोचिए, उस दिन तो बिल्कुल लगा कि दुनिया ख़त्म हो गई है। तो सूरज भैया ने काफ़ी बूस्ट किया, श्रीखंडे मैम ने फिर बहुत कोऑपरेट किया। मैम कहते बेटा आप सबसे पहले 1 महीना, मैम ने कह रहे मैं आपको सिखाऊंगी कि सर से कैसे सीखना है। उन्होंने मुझे बताया कि सर से सीखना, क्योंकि सर तो ख्याल गायक हैं और उनका स्टाइल बिल्कुल अलग स्टाइल है। उनको फॉलो करने के लिए बहुत ज़्यादा हम जितना सोच नहीं सकते उससे भी ज़्यादा रियाज चाहिए होता है, और थोड़ा सा खुलापन जो मुझे नहीं फील हो पा रहा था, क्योंकि मैं गर्ल्स कॉलेज से पढ़ी, गर्ल्स स्कूल में पढ़ी, तो एक मेल टीचर से सीखना शायद, अब मैं सोचती हूँ कि ये भी एक रहा हुआ होगा उस समय जो रहा। तो मैम ने सिखाना शुरू किया, मैम ने मुझे राग यमन सिखाया, श्रीखंडे मैम ने 1 महीना मैम से सीखा मैंने। उन्होंने मुझे प्रभा अत्रेय जी की एक कैसेट दी कि मधु राग यमन आप ये सीखो और इनको सुनो। तो उनको सुना, मैम से सीखा। फिर हमारा एमए में सेमिनार हुआ, तो सेमिनार में मैंने फिर वो राग यमन गाया। तो वो जो एक फेलियर की सिचुएशन थी, वो उस दिन सेलिब्रेशन में बदली कि जब मैंने वो राग गाया तो गुरुजी ने, श्रीखंडे सर ने पास बुला के, उन्होंने खुद बुलाया मुझे, अच्छा गाया आपने, ऐसा करिए शाम को आइए क्लास के लिए। तो आप देखिए वो एक सेलिब्रेशन था कि एक बिल्कुल डंप हो जाना। यस मैम। और जैसे फिर मैंने कहा ना, उनके पास सीखना तो बहुत ही आपको ईगो भी साइड में रखनी पड़ती है जब आपको गुरु से सीखना है, तो जो आजकल के बच्चों में नहीं है। तो आप देखिए, मैं जो बताती हूँ कि हम जब पूरा रियाज करके जाते थे कि आज बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा गाएंगे, आज तो शाबाशी मिलने वाली है क्लास में, नहीं, सर कभी भी इस तरह से अप्रिशिएट नहीं करते थे, क्योंकि वो हमारे से और ज़्यादा एक्सपेक्ट करते थे। तो कहीं ना कहीं उनसे सीखते सीखते एक बार मुझे यूथ फेस्ट में प्रेजेंटेशन देनी थी। तो एमए फाइनल ईयर में मैं थी उस समय। तो सर ने कहा सुनाओ क्या रियाज़ किया है, राग अही भैरव मुझे गाना था। तो वो भी एक मुझे दिन याद है कि मैंने सर को गाना सुनाया अपना, और सर ने बहुत गुस्सा किया, बहुत गुस्सा किया। मुझे नहीं लगता कि उससे ज़्यादा मैंने कभी सर से डांट खाई होगी। बहुत गुस्सा करके कि पहले सा लगाना सीखिए, इतना डांटा उन्होंने मुझे। और मैं वहाँ से आ गई उठ के। उस दिन शायद मैं बहुत रोई कि गाना ख़त्म है मेरा, कि उनकी एक्सपेक्टेशंस को मैं नहीं पूरा कर पा रही हूँ। तो जो मेरे बहुत क्लोज़ फ्रेंड, जो मेरे हस्बैंड हैं अब डॉक्टर रवि गौतम, उन्होंने भी मुझे बहुत, उस समय जो मैंने कहा ना कि आपको भगवान उनसे मिलाता चला जाता है जो आपको आगे बढ़ाते हैं। उस दिन काफ़ी, मतलब 1-1.5 घंटा हम लोग बैठे रहे, और मैंने बोला कि मैं नहीं पार्टिसिपेट करूँगी, सर ने आज बहुत डांटा है और मैं नहीं गा सकती बिल्कुल भी। तो उन्होंने बोला नहीं, कि सर का एक्सपेक्टेशन आप इसको नेगेटिव मत लो, सर की ये जो सर का पक्ष था, वो एक तरह से उन्होंने मुझे समझाया कि सर की एक्सपेक्टेशन आपसे बहुत ज़्यादा है, तो वो सर को कम लग रही है, और रियाज करके और फिर सर को सुनाओ। उस दिन फिर मतलब बिल्कुल एक फेलियर जो लग रहा था, फिर कहीं ना कहीं एक जब आपको पॉजिटिव एक सपोर्ट मिल जाती है, तो वो सपोर्ट मिली, और मैंने फिर बहुत रियाज़ किया, बहुत रियाज़ करके फिर गुरुजी खुश थे बाद में। और वही जब मैंने स्टेज पे जो परफॉर्म किया, मेरी लास्ट स्टेज थी वो यूथ फेस्टिवल की, सिरसा में यूथ फेस्ट इंटर जोनल हुआ था। मेरी मैम श्रीखंडे मैम साथ थे, और मुझे सबसे ज़्यादा आज तक का जो मुझे प्राइज़ फ़ील होता है, मुझे वो प्राइज़ फ़ील नहीं हुआ है कि जो मैं स्टेज पे गई और मैंने जजेस से प्राइज़ लिया। मुझे प्राइज़ वो फ़ील हुआ कि जब मैं स्टेज पे गा रही थी, तो जो जजेस थे, अब मैं नहीं जानती हूँ कि वो कौन थे, नाम भी नहीं पता मुझे उनके, बट
श्रीखंडे मैम ने मुझे बताया जैसे कि वो गैस कर रहे थे कि क्या ये लड़की बंगाल से है, बंगालन है, वो बाल करली देख करके। किसी को लगता था साउथ से है कि वॉइस क्वालिटी ऐसी लग रही है, देखने में ऐसी लग रही है, गाना इस तरह का लग रहा है, बंगालन लग रही है गाने से। तो मैम कह रही है, मैंने बोला नहीं, वो उत्तराखंड से बिलोंग करती है और श्रीखंडे जी की स्टूडेंट है। तो मेरे लिए ये सबसे बड़ा एक रिवॉर्ड था कि जब मैम ने सबको, नहीं तो ये होता है कि जब स्टूडेंट्स होते हैं वो बताते हैं कि हमारे गुरुजी ये हैं, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा लाइफ का प्राउड मोमेंट था कि जो आपकी गुरु माँ हैं वो बाहर लोगों को ये बता रहे हैं कि ये हमारे स्टूडेंट हैं। तो ये मुझे लगता है आज तक का बेस्ट अवार्ड था। और बस वहाँ से चलते चलते सर से सीखते और यहाँ तक कोशिश किया पहुँचने का। और घर से भी जैसे मैंने कहा कि बहुत सपोर्ट रहा कि रियाज़ करना है और साथ में पढ़ना भी है। जो चीज़ मेरे ब्रदर ने मेरे साथ रखी थी, आप देखिए, मुझे जो मैम कमलेश मैम की मैंने बात की, वो भी सेम यही चीज़ थे, ब्रदर की तरह। वो बोलते थे बेटा, जब उन्होंने देखा कि गाती अच्छा है और पढ़ने में अच्छी है, मार्क्स अच्छे हैं, उन्होंने भी यही बात बोली मुझे कि बेटा कि गाते सब अच्छा है, गा लेते हैं, बट वो थियोरी पार्ट जो मार्क्स नहीं आते हैं, तो आप अच्छे हो। मैं चाहती हूँ, उन्होंने और बूस्ट किया फिर कि मैं चाहती हूँ कि आप फर्स्ट आओ कॉलेज में, ताकि कॉलेज में भी कोई ये ना कहे कि भाई ये बच्चा बस गाने में है। तो वो उनकी सपोर्ट थी। फिर जब आप मेहनत करते हो तो टीचर्स को भी दिखता है। तो मेरी कॉलेज में हमारी विभा मैम थे संस्कृत के, वो अब कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में ही हैं, प्राच्य विद्या संस्थान के डायरेक्टर हैं मैम। वो बहुत कोऑपरेट करते थे कि क्लासेस मेरी अगर मिस हो गई यूथ फेस्टिवल के दौरान तो उन्होंने सिखाया। एक हमारी हिंदी के मैम थे नरेश जोशी मैम, उन्होंने बहुत हिंदी का वो कोऑपरेट करते थे बहुत ज़्यादा कि पता है कि बच्चा रियाज़ करता है, प्रैक्टिस यूथ फेस्ट में है, तो वो बाद में कैसे सिलेबस कवर करना है। ऐसे विजय लक्ष्मी मैम इंग्लिश के थे हमारे, और उन्होंने भी बहुत, वो बाद में प्रिंसिपल भी रहे दयानंद कॉलेज के, उन्होंने भी बहुत कोऑपरेट किया कि पढ़ने में। मैंने 5 साल अपने कॉलेज में टॉप किया फिर, कि वो ये चाहते थे, मैंने कहा ना आपको, वो लोग मिलते चले जाते हैं, सपोर्ट करते चले जाते हैं जब आपका ऊपर वाला साथ होता है। फिर बस जैसे जैसे करते करते बहुत कॉलेजेस में उसके बाद अप्लाई किया। और स्टेज परफॉर्मेंसेस भी मैं बताऊँ, जैसे आप कह रहे हैं म्यूज़िक से जुड़ी हैं, तो बहुत छोटे से हमारे घर के पास ये कुरुक्षेत्र आकाशवाणी उस समय नया खुला था, जब हम बहुत छोटे थे। तो मैं और मेरी बहन दोनों, वो बाल सभा एक होती है प्रोग्राम, उसके लिए जाते थे और हमें 100 रुपये मिलते थे दोनों को उसके लिए। तो हमें उस समय, आप देखिए छोटा सा बच्चा है 8 9 का, उसको हमें समझ नहीं आता था कि 100 रुपये का करना क्या है, क्योंकि खर्चा ही कोई नहीं था। तो वहाँ से काफ़ी समय तक वहाँ से जुड़े रहे आकाशवाणी से। तो वो बचपन का जो प्यार था आकाशवाणी से, वो मेरा रहा कुरुक्षेत्र आकाशवाणी में। फिर मैंने यहाँ से वाणी कोर्स किया मैंने कुरुक्षेत्र आकाशवाणी प्रसार भारती से, और मैंने 5-6 साल तक मैं जुड़ी रही आकाशवाणी से। और मैंने महिला मंच कार्यक्रम प्रस्तुत किया कुरुक्षेत्र आकाशवाणी के लिए। तो उसके बाद थोड़ा सा ये हो गया कि जॉब में थोड़ा सा टाइम नहीं हो पाता था, तो वो रह गया। और साथ ही मैंने अपना गीता जयंती जो उत्सव होता है उसमें भी परफॉर्म किया, उनके साथ कैलाश वर्मा सर के साथ मैंने परफॉर्म किया स्टेज पर। काफ़ी स्टेजेस और भी परफॉर्म की, पर धीरे धीरे जो मेरा मेन जो रुझान था वो एक, मतलब 10वीं क्लास में मुझे था कि मुझे कॉलेज में टीचर बनना है। तो अब जो मेरा फोकस सारा वो धीरे धीरे वहाँ चला गया कि मैंने जो अचीव करना था वो ये था कि मुझे कॉलेज में प्रोफेसर बनना है, वो मैंने अचीव कर लिया। अब मेरा पूरा रुझान मेरे बच्चों की तरफ होता है, मेरे स्टूडेंट्स की तरफ होता है कि हम कैसे, जैसे मैंने एसडी कॉलेज में मेरा जॉइनिंग हुई, तो हमारे एसडी कॉलेज का इतिहास रहा है कि कल्चरल में कभी फेल नहीं हुए, हमेशा टॉप पे रहे हैं। तो ये था कि अब उसको कायम रखना, तो वो चीज़ है। अब हम उस पे मेहनत करते हैं। हमारे प्रिंसिपल सर अब जो हैं
प्रोफेसर राजेंद्र सिंह राणा जी, वो भी मैंने वही बात मैं बार बार कहती हूँ कि जब आप कुछ कहते हो तो आपको उसी तरह के लोग मिलते हैं। वो भी इतनी पॉजिटिव एनर्जी से भरे हुए हैं और आपको बिल्कुल फ्री हैंड देते हैं काम करने के लिए। आप जो करना चाहते हैं, हम जाके बोलते हैं कि सर हमें ऐसा करना चाहते हैं, डिपार्टमेंट में ये करना है, अब यूथ फेस्ट में ऐसा करना चाहते हैं, वो बोलते हैं बेटा करो। मतलब वो बहुत ज़्यादा हमें कोऑपरेट करते हैं। तो कुछ हमारे बच्चे फिर अच्छे माहौल हमें अच्छा मिल जाता है बच्चों के साथ, कोऑपरेशन बहुत है। चेयर का कोऑपरेशन देखिए, क्योंकि वहाँ तक बहुत ज़रूरी है। तो हमने अभी पिछले साल ही शायद कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड किया है ये हमने, कि जो AIU का यूथ फेस्टिवल होता है नेशनल, उसको हम विन करके आए हैं। तो वही मैंने कहा ना, एक टीम पूरी बनती है, क्योंकि काफ़ी सालों से हम लोग कोशिश कर रहे थे, बट वही एक चेयर का जो कॉपरेशन होता है कि वो आपको समझें। जो सर हैं वो हमारे डीन भी रहे कल्चरल के, तो काफ़ी हद तक उनकी साइंस बैकग्राउंड है, बट वो डीन रहने की वजह से शायद 2 साल वो रहे, तो उन्होंने ग्राउंड लेवल पे देखा कि हमारी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। शायद वो ऐसे चेयर पे जाते, साइंस फील्ड के होने के नाते शायद वो ना समझते, पर वो हमसे जुड़े रहे शुरू से, तो उनको हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स पता है। तो हमें वो बिल्कुल अब माहौल कॉलेज में मिलता है, हमें बिल्कुल फ्री हैंड मिलता है काम करने के लिए, कि जब हमें ड्रेसेस बनवानी है तो आप ड्रेसेस जैसी बनवाइए, इंस्ट्रूमेंट लेना है तो आप इंस्ट्रूमेंट लीजिए। तो अब पूरी तरह से जो हमारा फोकस है अब मेरे स्टूडेंट्स पर है और मेरे कॉलेज पे है, मेरे डिपार्टमेंट पे है, कि हम कॉलेज में भी पूरा, हमारे बच्चे क्लासेस हो जाती हैं तो हम 4-4 बजे तक वहाँ बैठते हैं कॉलेज में, हमारा प्रैक्टिस चलता रहता है। संडे होता है तो जैसे अब मेरे हस्बैंड, हम दोनों सेम फील्ड से हैं, तो बच्चे सर से बहुत, रवि सर से बहुत इंस्पायर रहते हैं, तो वो भी आते हैं संडे को, सिटिंग कर ली। मतलब यहाँ पे एक टोटल हम बच्चों को एक फैमिली का माहौल देते हैं। बच्चे भी हमें ऐसा ही माहौल देते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि हम ही देते हैं, बच्चे भी हमें एक पेरेंट्स की तरह ही ट्रीट करते हैं। तो एक पूरी हमारी एक जो टीम बन जाती है, वो हम अब उस टीम पे ही पूरा फोकस, अब मेरा पूरा फोकस उसी पे ही है। गाती हूँ, क्लास के लिए गाती हूँ, और कभी कभी थोड़ा सा रिकॉर्डिंग हस्बैंड के साथ थोड़ा स्टूडियो में रिकॉर्ड कर लिया, पर अब स्टेज परफॉर्मेंसेस की तरफ ध्यान कम है, क्योंकि अब मेरा ध्यान सारा मेरे डिपार्टमेंट की तरफ है और मेरे कॉलेज की तरफ है और मेरे स्टूडेंट्स की तरफ है। अब हम उनके लिए हैं। मैम, मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं चाहता हूँ जो हमारे देखने वाले हैं उनको 2 लाइनें और सुना दें। मैम थोड़ा एक और मैं अपनी बात काटना चाहता हूँ। मैम आप हिमाचल से हैं, तो उत्तराखंड सॉरी उत्तराखंड से हैं, तो कहते हैं ना मिट्टी, तो वहाँ से आप जुड़े हो, तो वहाँ का कुछ सॉन्ग अगर आप गाते हैं आप थोड़ा बहुत सुनाएं क्योंकि मैंने कहा ना कि पले बड़े यहाँ हैं। यस। तो समझ लेते हैं। हाँ, गाना तो मैं चाहता हूँ 2 लाइनें अगर गा दो, तो क्योंकि आप अभी हमारे जो दर्शक उन्होंने सुना भी स्टार्टिंग, आप बहुत अच्छा गाना मतलब सॉन्ग बहुत अच्छा गाते हैं, आप टीचर हैं तो इससे बढ़कर और क्या बात है। बस अब मैं चाहता हूँ कि उत्तराखंड का कोई अच्छा गाना हो, 2 लाइनें आप सुनाएं। घुघुती घुराने लगी म्यारा मेत की, बड़ी बड़ी है ऋतु चैत की, ऋतु चैत की। घुघुती घुराने लगी म्यारा मेत की, बड़ी बड़ी है ऋतु चैत की, ऋतु चैत की। क्या बात है। मैं जो दर्शक है मतलब स्टूडेंट हैं, मैं चाहता हूँ उनको कुछ टिप दें, क्योंकि क्या होता है वही हार मान जाते हैं, उसके लिए आप दो कुछ टिप्स दें हमें। इसके लिए मैं टिप तो नहीं कहूँगी मैं मेरी जो अभी तक की लाइफ जर्नी रही है, मैं अभी भी अपने बच्चों को बोलती हूँ, हमेशा बोलती हूँ कि आपको जब मेरी फर्स्ट ईयर आती है ना, तो मैं वहाँ से कहना शुरू करती हूँ। मुझे लगता है मेरे हर बच्चे ने मेरे मुंह से ये बात सुनी है कि हर इंसान को अगर सक्सेस चाहिए तो आपको स्ट्रगल करना ही पड़ता है, या कहें धक्के खाने ही पड़ते हैं।
तो मैं हमेशा बच्चों को ये बोलती हूँ कि आपके लाइफ के 2 फेज़ हैं। आप ये देखिए कि आपको स्ट्रगल कब करना है। एक आपका स्टूडेंट लाइफ का स्ट्रगल है, एक आपका बाद के लाइफ का स्ट्रगल है। तो आप देखिए, अगर आप स्टूडेंट लाइफ में स्ट्रगल करते हैं तो जो आपकी लेटर एज है वो बहुत अच्छी जाती है, तो आपका वो जो स्ट्रगल है वो आपको वहाँ पे करता है। तो आपको स्ट्रगल तो करना ही। अगर आपने स्टूडेंट लाइफ इन्जॉय करते हुए निकाल दी है तो जो आपका अगला फेज़ है वहाँ पे आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, और वहाँ आप अकेले नहीं हैं। स्टूडेंट लाइफ में पेरेंट्स की सपोर्ट है आपको, कोई आपको फाइनेंशियली कोई कुछ नहीं करना है। बट आप यहाँ देखिए, आप स्ट्रगल कर रहे हैं जब आफ्टर स्टूडेंट लाइफ, तो आपको स्ट्रगल में आपके डिपेंडेंट हैं, आपके सपोर्टर्स नहीं हैं। आपकी फैमिली होगी, या कल को मैरिज होगी, बच्चे होंगे, आपकी वाइफ होगी या हस्बैंड होंगे, मतलब तब आपको उनके साथ स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो अब आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि आपको स्ट्रगल कहाँ करना है। तो मैं केवल ये बोलती हूँ कि आप स्टूडेंट लाइफ है आपकी, जो पूरा स्ट्रगल कीजिए, तो वो आपका जो स्ट्रगल है वो वहाँ पे करेगा, कहीं ना कहीं आपको लाइफ में जाके ज़रूर पे करेगा। क्या बात, बहुत अच्छा मैम आप हमारे शो में आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। दोस्तों मैं फिर हाजिर हूँगा एक नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।